हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानतु में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रैक्टिस संख्या 5th। और आपसे आग्रह है कि आप अगर इसके पहले के वीडियोस जो प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4 अगर नहीं देखे होंगे तो आप जा कर के प्रैक्टिस सेट संख्या 1, 2, 3, 4 बिल्कुल देख लें। और ये डिस्कशन इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, ज्ञानतु और उसकी टीम ने इस सारे क्वेश्चन को क्या किया है, फिल्टर किया है। और जितने भी संभावित प्रश्न हैं जो हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने इस सीरीज के अंदर रखा है। तो आपसे यही निवेदन है कि आप क्या करें, जितने भी सीरीज आ रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड 2023 की जो परीक्षा होने वाली है उससे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस सेट या जितने भी मटेरियल ज्ञानतु के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है उसको आप जरूर से जरूर देखें और अपनी सफलता के प्रयासों में क्या करें, मदद लें और इसका हेल्प लें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रैक्टिस सेट संख्या 5 का पहला क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो किसका नाम आ रहा है? गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो हमारा ऑप्शन निकल के आ रहा है 1903, 1905 और 1902 और 1906। तो सबसे पहले जानते हैं कि किनका नाम आ रहा है, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले एक स्वतंत्रता सेनानी क्या है, एक स्वतंत्रता सेनानी है, समाजसेवी है, विचारक है और सुधारक है। तो ये क्या है, अपने आप में एक धनी प्रतिभाशाली व्यक्ति है और इनमें बहुत सारी खूबियां हैं। क्या क्या है? स्वतंत्रता सेनानी भी हैं, समाज सेवक भी हैं, विचारक भी हैं और सुधारक भी हैं। और इन्होंने 1905 में सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना भी की थी। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले जो है क्या चीज में, बनारस अधिवेशन जो हमारा 1905 में हुआ था, बनारस अधिवेशन जो कि हमारा 1905 में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और ये क्या है, महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य हैं गोपाल कृष्ण गोखले। और इनको ग्लैडस्टोन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्लैडस्टोन भी बोला जाता है क्योंकि ये वित्तीय मामलों के बहुत ज्यादा ही जानकार व्यक्ति हैं गोपाल कृष्ण गोखले। किनका नाम हो गया? गोपाल कृष्ण गोखले। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया किसमें, 1905 के बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के अध्यक्षता किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1919 में के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? चलिए 1909, सब कौन सा ईस्वी की बात हो रही है, किस ईस्वी की बात हो रही है? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में, इंडियन काउंसिल एक्ट को हिंदी में क्या बोला जाता है? भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था या प्रांतीय स्वायत्तता? ठीक है, तो क्या चीज की बात की गई थी? 1909 में क्या हुआ, इंडियन काउंसिल एक्ट आया जिसको हम लोग क्या करते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम भी बोलते हैं। और ये किसके द्वारा पारित किया गया था? ब्रिटिश सांसद के द्वारा पारित किया गया एक अधिनियम है। किसके द्वारा? ब्रिटिश सांसद द्वारा पारित किया गया एक अधिनियम है। और इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। किसको? इंडियन काउंसिल एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार एक्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो 1909 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया उसको हम लोग क्या चीज के नाम से जानते हैं? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। और यह ब्रिटिश सांसद द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, और यह एक्चुअली में 1909 में क्या किया गया था, आया था। और इसमें क्या किस बात की व्यवस्था करना था? इसका मुख्य उद्देश्य भारतीयों को क्या करना था? दिग्भ्रमित करना था। और दिग्भ्रमित करके क्या करना था? उनके बीच में जो आपसी सामंजस्य था उसको क्या करना? तोड़ना था, उसको ब्रेक करना था। और हिंदू मुस्लिम में अलगाववाद पैदा करना था। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को क्या करना था? इनको इंप्लीमेंट कर करके क्या करना चाह रहे थे? राष्ट्रीय एकता को भंग करना चाह रहे थे। तो चलिए क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ये आप क्या करिए, ऑप्शन हमें बताइए क्या हो सकता है। देखिए ये चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा?
अब हम लोग इतना डिस्कशन कर लिए हैं, इसके अनुसार क्या करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में जाकर के इसका करेक्ट आंसर क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है, तीसरा हो गया, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह वर्ष कौन सा था। तो इसको पहले जानने से पहले एक बार देखिए, ये क्वेश्चन 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी, ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है। और यही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह कौन सा वर्ष था, कौन सा ईयर में प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार किया गया। मतलब मुस्लिमों के लिए अलग क्या निर्वाचन प्रणाली, मुस्लिमों के लिए कौन सी निर्वाचन प्रणाली, अलग निर्वाचन प्रणाली, इसकी व्यवस्था कब की गई। तो हमारा आंसर पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या हो जा रहा है, 1909। 1909 में क्या किया गया, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति को क्या किया, प्रणाली को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्टेड। क्या 1909 में, 1909 में क्या किया गया, स्वीकार कर लिया गया। तो आइए हम लोग क्या कर रहे हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, क्या बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन से गुरु, राजनीतिक गुरु कौन से थे, किसके, महात्मा गांधी के। कौन हो सकते हैं, सीआर दास, दादा भाई नौरोजी, तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये डायरेक्ट आंसर है। और अगर आपको याद होगा तो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, कौन है, चलिए बताइए, सीआर दास हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, तिलक हैं या गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तो हमारा आंसर, करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है क्या, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन राजनीतिक गुरु है, गोपाल कृष्ण गोखले। तो क्या अभी पहले भी डिस्कस किए थे गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। तो 1915 में क्या किया था इन्होंने, क्या किया था 1915 में, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 1915 में। किसने, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, 1915 में क्या किया गया था, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। और इन्होंने क्या किया था, निमंत्रण दे करके इनको क्या 1912 में कहां बुलाए थे, गांधी जी को साउथ अफ्रीका बुलाए थे, कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। और उसके लौटने के बाद इन्होंने व्यक्तिगत रूप से इनको निर्देशित किया, किसको, गांधी जी को, महात्मा गांधी को गोपाल कृष्ण गोखले ने निर्देशित किया व्यक्तिगत रूप से। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था। वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था, चर्चिल, एटली, माउंटबेटन और साइमन। साइमन तो नहीं होगा। चलिए, तो सबसे पहले किसने किया था, लॉर्ड माउंटबेटन ने। किसने बोला था, लॉर्ड माउंटबेटन। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। वन मैन बाउंड्री फोर्स गांधी जी को किसने कहा था, लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में ये भी हम लोग जानते हैं कि ये क्या थे, लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है उभर करके कि स्वतंत्र भारत के पहले वाइसराय, पहले गवर्नर जनरल, सॉरी, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो और अंतिम वाइसराय, प्रथम गवर्नर जनरल और भारत के अंतिम वाइसराय, भारत के अंतिम वाइसराय और पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, चलिए, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। कौन चला गया, लाइट चला गया, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, किसने कहा था। तो ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, हमारे जवाहरलाल नेहरू। हमारे जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था कि गांधी जी की मृत्यु पर कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। चलिए, ये ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। ये ट्रिकी क्वेश्चन है और हमें समझना होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में कोई और थे और बाद में कोई और आ गए। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो चेम्बरलेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेम्बरलेन। ठीक है, चेम्बरलेन। जब स्टार्टिंग की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, चेम्बरलेन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआत में चेम्बरलेन, और उसके बाद फिर कौन हो गए,
उसके बाद हो गए हमारे विस्टन चर्चिल, सी नंबर। उसके बाद विस्टन चर्चिल। तो टोटली अगर हमारा जो होगा ड्यूरेशन, जो ज्यादा समय का ड्यूरेशन होगा, तो उसमें हमारा विस्टन चर्चिल आएंगे, और नहीं तो फिर क्या होगा, विस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध में कब से, 1940 से 45 के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। कौन, विस्टन चर्चिल 1940 से 45, कब से कब तक, 1940 से 45 तक। ठीक है, याद रहेगा 1940 से 45 विस्टन चर्चिल। लेकिन अगर स्टार्टिंग में प्रारंभ की बात करेंगे तो चेम्बरलेन हो जाएगा। ठीक है। आठवां, किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? राजनीतिक फिरौती किसने कहा था गांधी जी के आंदोलन को? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड बेबल, लॉर्ड लिनलिथगो या लॉर्ड मॉन्टेग्यू? चलिए कौन, क्या आंसर होगा? डायरेक्ट आंसर है सी नंबर। सी नंबर मारते हैं किसका, लॉर्ड लिनलिथगो। आठवां का क्या है कि किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? तो उत्तर हो जाएगा क्या, लॉर्ड लिनलिथगो। तो सी नंबर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? चलिए कौन भारत आया था? 1946 की बात कर रहे हैं। 1946 बहुत ही फेमस ये हुआ था। 1946 में कौन भारत आया था? क्रिस मिशन आया था, कैबिनेट मिशन आया था, बेबेल योजना, साइमन का मिशन, कौन आया था वापस? कैबिनेट मिशन आया था। ठीक है, और कैबिनेट मिशन क्या है पता है ना आप लोग को? चलिए क्या होगा कि 1946 में किसके नेतृत्व में? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में क्या आया था? कैबिनेट मिशन। इंडिया आया था, भारत आया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, चलिए कौन होगा? अभी डिस्कस हुआ है, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? और ये अंतिम वायसराय भी थे। कौन अंतिम वायसराय? अंतिम वायसराय और प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। याद रहेगा। 10वां क्वेश्चन हमारा बी ऑप्शन हो गया। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? किसकी हत्या का प्रयास? किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। तो प्रफुल्ल चाकी के साथ कौन थे? प्रफुल्ल चाकी के साथ खुदीराम बोस थे। कौन कौन थे? प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस थे। और कब किया गया था? देखिए 5 में, 7 में या 8 में या 9 में, कब किया गया था? कहां किया गया था? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या की कोशिश की गई। कब? 30 अप्रैल 1908 में। 30 अप्रैल दिन कौन सा था? 30 अप्रैल और 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस किसकी हत्या के क्या प्रयास किए थे? किंग्सफोर्ड की हत्या। ठीक है, चलिए 11वां हो गया। अब हम लोग चलते हैं 12th में 12वां क्वेश्चन। जेल में भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई? किस स्वतंत्रता से? भगत सिंह, जतिन दास, बिपिन चंद्र पाल या तिलक? कौन हो जाएंगे? भगत सिंह को फांसी दे दिया गया, तो हमारा बी नंबर हो गया। जतिन दास क्या थे? एक महान स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी थे। और कितने दिन के बाद? 63 डेज के बाद इनकी भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई। किनकी? जतिन दास। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 1613 में अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहां स्थापित किया था? तो ये तो सूरत हो जाएगा। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी हम लोग कर लिए। सूरत में क्या किया था? विलियम हॉकिंस कब आया था? 1608 में क्या आया था? विलियम हॉकिंस आया था। कहां आया था? इंडिया आया था। और इसके बाद कंपनी ने अपना पहला कारखाना 11 जनवरी 1613 को 11 जनवरी 1613 को सूरत में स्टार्ट किया। ठीक है, चलिए 14 नंबर। बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? मतलब वो इलेक्शन नहीं लड़ा या किसी भी सभा का, किसी भी सदन का वो मेंबर नहीं है, तो कितना दिन तक मंत्री रह सकता है? और उसके पहले या
उस मतलब हम इलेक्शन होना चाहिए या उसको मेंबरशिप मिलना चाहिए, विधानसभा या विधान परिषद का उसको मेंबर होना पड़ेगा। और नहीं तो मैक्सिमम वो कितने दिन तक, तो 6 माह तक, कितने दिन तक, 6 माह तक बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई भी मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है। कोई भी मंत्री कब तक बना रह सकता है, 6 महीना तक। और उसके पहले ही किसको क्या लेना पड़ेगा, सदस्यता लेना पड़ेगा, और नहीं तो क्या हो जाएगा, बर्खास्त हो जाएगा। ठीक है। 15, भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां समान सिविल कोड लागू है। चलिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि हमारा क्या है, यूसीसी लागू हो रहा है यार, इसके बारे में बहुत हल्ला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या बोलता है कि सबके लिए क्या होगा, एक ही रूल लागू होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट रिलीजन। आप किसी भी धर्म संप्रदाय समुदाय से बिलोंग करते हैं, आपके लिए लॉ क्या होगा, एक ही होगा, आपके लिए इक्वल लॉ होगा। ऐसा नहीं है कि आपके लिए अलग अलग पर्सनल लॉ की व्यवस्था होगी, नहीं। आपके लिए शादी के लिए, उत्तराधिकारी के लिए, या फिर बच्चा गोद लेने के लिए, या विवाह के लिए, बहु विवाह या एकल विवाह, या जितने भी तरह के लॉ होंगे वो सारा क्या होगा, एक होगा। ऐसे पहले क्या था, हिंदू मैरिज एक्ट था, हिंदू उत्तराधिकारी लॉ था, मुस्लिम पर्सनल लॉ था, तो ये अलग अलग चीजें थी या चीजें हैं, अभी भी हैं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड जब लागू हो जाएगा तो ये बदल के क्या हो जाएगा कि सभी के लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट रिलीजन, धर्म संप्रदाय समुदाय क्या हो जाएगा, एक ही लॉ आपको फॉलो करना पड़ेगा। चलिए, तो अभी एग्जिस्टिंग में कहा है सामान्य कॉमन लॉ, ये कहां लागू है। और सबसे पहली बात जानते हैं कि यूसीसी का जो है, यूसीसी वो अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है, ब्रिटिश शासनकाल का ही रूल जो है ये फॉलो होते आ रहा है और इसको ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया गया है। तो सोचिए कि उस समय कौन सा जगह, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड एंड गोवा पार्ट नहीं था ब्रिटिश साम्राज्य का, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कौन सा जगह हमारे ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट नहीं था, तो ब्रिटिश का पार्ट क्या था, गोवा नहीं था। गोवा में क्या था, पुर्तगालियों का शासन था। ठीक है, ब्रिटिश भारत से अलग था और वहां पे क्या था, समान परिवार वाला जो लागू किया जाने वाला या जो रूल है वो पहले से वहां पे इंप्लीमेंट है। ठीक है, तो इसलिए गोवा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्र और राज्य, 16 नंबर क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाली विवादों का निर्णय कहां कहां, केंद्र और राज्य, दो चीज है, सेंटर की बात कर रहे हैं और स्टेट की बात। क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, क्या करना है और उसके वर्ड्स को क्या करना है, पॉइंट आउट करना है और देखना है कि क्या रिलेशन स्थापित हो रहा है, क्या रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है क्वेश्चन में, किस किस पॉइंट के बीच में और क्या क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो यहां बात कर रहे हैं केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। तो क्या कर रहे हैं, भारत का उच्चतम न्यायालय का शक्ति। ठीक है, तो भारत का उच्चतम न्यायालय किस पे काम करता है, संविधान पे काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करता है, उसमें जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, फैसला लेता है। तो केंद्र और राज्य के बीच क्या है, कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। तो उसमें अगर कोई ऐसा क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है या कोई भी इश्यू आ जाता है, तो उच्चतम न्यायालय को क्या किया गया है, शक्ति दिया गया है और किसके अंतर्गत दिया गया है। तो देखिए, परामर्शी अधिकारिता या अपीलीय अधिकारिता या मूल अधिकारिता या रिट अधिकारिता, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, मूल अधिकारिता। क्या हो जाएगा आंसर, मूल अधिकारिता में क्या किया गया है, इसको उच्चतम न्यायालय को शक्ति दिया गया है कि अगर इसके बीच में कोई विवाद होता है तो इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है, किसके अकॉर्डिंग, मूल अधिकारिता के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान करती है। ये तो बहुत ही डायरेक्ट और सिंपल आंसर है। तो भारत में क्या हो सकता है, दोहरी नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। अगर आपको किसी अदर कंट्री का नागरिकता मिल गया है तो भारत के सिटीजनशिप से आपको क्या किया जाएगा, बर्खास्त किया जा सकता है। इंडिया में एकल सिंगल नागरिकता की व्यवस्था दिया गया है, यानी अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है तो वह उस समय कोई दूसरी कंट्री का नागरिक नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर आप भारत के सिटीजन हैं तो आप किसी दूसरी कंट्री के नागरिक नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, एकल
नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया कैसा सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है? सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? यानी बच्चों को आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं, उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकते हैं, या उससे कोई मजदूरी नहीं करवा सकते हैं अंडर एज चिल्ड्रन के लिए। तो कौन सा अनुच्छेद बच्चों का शोषण नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कौन सा प्रावधान किया गया? कौन सा अनुच्छेद है? 17, 18, 23 और 24। कौन सा अनुच्छेद है? संविधान का अनुच्छेद नंबर 23 से अनुच्छेद 24 में नागरिकों के शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 23 और 24 क्या कहता है? नागरिकों का शोषण का जो नियम है वो 23 और 24 में मेंशन है। आर्टिकल क्या चीज में? आर्टिकल 23 और 24 में। आर्टिकल 23 और 24 में क्या है? शोषण का जिक्र किया गया है। और अनुच्छेद 24 क्या बोलता है कि इसके तहत कारखाना आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध है। कहां पे? आर्टिकल 24 क्या बोलता है? चाइल्ड से रिलेटेड है, चिल्ड्रन से रिलेटेड है कि 14 साल से उम्र के कम बच्चों को कारखाना खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। इसको कोई खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। किसमें? आर्टिकल 24। 23, 24 क्या करता है? हर एक नागरिक के शोषण का बात करता है। कौन कौन? 23 और 24। ठीक है। ये क्या चीज का बात करता है? शोषण का बात करता है हर एक नागरिक के लिए। लेकिन आर्टिकल 24 स्पेसिफिकली क्या करता है कि 14 साल से कम के बच्चों को क्या कर सकता है? वैसे जगह पे नहीं लगाया जा सकता है कि जहां की रिस्क हो सकता है या जहां इनका शोषण हो सकता है। ठीक है। चलिए, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के किस संविधान में सुनिश्चित किया गया है? मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ क्या, कोई भी आप मेल है, फीमेल है, पुरुष है, स्त्री है, औरत है, लड़का है, लड़की है, जो भी है, लेकिन अगर आप वही काम कर रहे हैं और उसी तरह का काम वो भी कर रहा है, दूसरे लोग भी कर रहे हैं, तो आपको भी क्या करना होगा? समान वेतन देना होगा। इसके बेस्ड पर आप किसी भी चीज के बेस्ड पर आप कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, आप अलग अलग व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। तो इसका क्या है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का भुगतान नहीं करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 13B, 14 अनुच्छेद 14 एंड 39B में मेंशन है। कहां कहां? 14 एंड 39B में। और ये किसका पार्ट है? तो हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के में मेंशन है। नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में यह मेंशन है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 20 नंबर। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या? लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति। ठीक है, फिर क्वेश्चन का वर्डिंग पे ध्यान देना है। अनुसूचित जाति है ना कि जनजाति है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? अनुसूचित जाति ना कि जनजाति। तो लोकसभा में कितनी आरक्षित सीटें हैं? टोटल 131 सीटों को क्या किया गया है? आरक्षित किया गया है। टोटल 131 को किसके लिए? अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। तो अनुसूचित जाति के लिए 84, तो बचा कितना? तो 47 क्या हो गया कि अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 और अनुसूचित जाति के लिए 84। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? हमारा करेक्ट आंसर डी हो गया। ठीक है, तो हमारा आज का ये प्रैक्टिस सेट 5 कंप्लीट होता है। और क्या करिए, आप हमारे साथ बने रहिए और खूब मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए और क्या करिए, बिहार शिक्षक भर्ती में आप सफल होइए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे प्रैक्टिस सेट संख्या 6 के साथ।